की राजनीति, जिसमें लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, इन दोनों को लेकर के विवाद जारी है। इस विवाद को लेकर के अभी सचिन पायलट पिछले काफी समय से दिल्ली के अंदर मौजूद थे, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने जब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जिसमें उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं करी, और इसी बीच बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि वह मंत्री परिषद की विस्तार को लेकर के दिल्ली के अंदर गए हुए थे और दिल्ली में इसको लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन तीनों से मुलाकात करके चर्चा भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें वापस जयपुर लौटना पड़ा है। आखिर वहां पे जाकर के हुआ क्या है, सूत्रों के मुताबिक मैं आप सभी को आज कुछ अलग बताने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सूत्रों के अनुसार खबर यह सामने आ रही है कि राजस्थान के अंदर जो मंत्री परिषद का विस्तार किया जाना था उसे जल्द ही करने को लेकर के पायलट वहां पर गए हुए थे, और इसी को लेकर के अभी राजस्थान के अंदर 9 मंत्री पद खाली हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें पायलट जब वापस जयपुर आ गए हैं तो सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आई है कि पायलट के समर्थकों को कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ में पायलट खुद को महासचिव और प्रभारी पद दिया जा सकता है, ऐसी बात आला कमान से पायलट की हुई है। यह सब सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मैं आप सभी को खास रिपोर्ट से बताऊंगा कि आखिरकार 3 पद किस आधार पर सचिन पायलट को मंत्री पद में दिए जा रहे हैं उनके मंत्री बनाने के लिए, और 9 में से ये 3 ही क्यों चुने गए, क्योंकि अन्य भी कई पार्टियां बीटीपी, बीएसपी वगैरह जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था उस समय जब सचिन पायलट ने बगावत करी थी और सरकार को इन्हीं पार्टी की वजह से बचाया गया था। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आप राजस्थान की राजनीति से अवगत जरूर हो पाएंगे। राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत के बीच मचे सियासी घमासान के बाद में कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए पार्टी ने उनके समर्थकों को राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ उन्हें महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर दिया है। अब गेंद सचिन पायलट के पाले में आ चुकी है। पिछले 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए हैं, और सूत्रों के मुताबिक पायलट समर्थक 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह और पायलट निगम बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जा सकती है। सचिन 5 में से 6 मंत्री पद चाहते थे। पार्टी और अशोक गहलोत का तर्क तो ये है कि 9 मंत्री पद खाली हैं, इसमें बीएसपी के 6 विधायकों और निर्दलीय लगभग 1 दर्जन विधायकों में से कुछ को मंत्री बनाना है। पार्टी सचिन पायलट को महासचिव बनाकर किसी महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाने को भी तैयार है, और पार्टी ने यह तो साफ कर दिया है कि अगर सचिन मान जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही कर दिया जाएगा। आलाकमान ने स्पष्ट भी कर दिया कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पायलट के भविष्य हैं, लेकिन उनको गहलोत के साथ समन्वय से आगे बढ़ना होगा और बैलेंस बना करके चलना है तो जरूर ऐसे ही जाना पड़ेगा। और माना तो ये भी जा रहा है कि पार्टी सचिन को खोना नहीं चाहती और गहलोत को नाराज भी नहीं करना चाहती है, इसलिए बैलेंस बनाने में वक्त लग रहा है। पिछले साल के मुकाबले सचिन की ताकत कम हो गई, इसलिए उनका दबाव भी पार्टी पर कम हुआ है। दरअसल पदों में से आधे या कम से कम 15 चाहते हैं, जिसमें 40 पद हैं। पदों में से आधे या कम से कम 15 पद वह चाहते हैं, जिस पर न तो अशोक गहलोत तैयार हैं और न ही पार्टी, और पार्टी के सूत्र तो यह कहते हैं कि उनके कुछ समर्थकों को समाज योजित जरूरी किया जा सकता है, लेकिन कोई संख्या भी निर्धारित नहीं की जाएगी। वहीं खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दो कि जयपुर महुआ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। आज NH 21 के रायपुरा ग्राम के कट पर लगाई गई ब्लैकर लाइट, वहीं साथ ही साथ
हाईवे प्रशासन ने आए दिन दुर्घटनाओं को देखते हुए यह सराहनीय कार्य किया है। तो वहीं टोलवे कंपनियों के इलेक्ट्रीशियंस रामकरण गुर्जर ने बताया कि NH 21 के सभी कटों पर यह लाइटें लगाई जाएंगी। साथ ही साथ रात्रि में इन लाइटों से कट स्पष्ट दिखाई देने के कारण दुर्घटना घटित नहीं होगी। मैं रामकरण गुर्जर इलेक्ट्रीशियन प्लाजा की तरफ से हूँ सर। तो हमारे बोर्ड इंद्रपाल सर और जो भी हमें आदेश है मेरे साहब ने बोर्ड ऊपर लाइट लगाने के लिए काम चल रहा है, तो लगा रहे हैं जो भी कोई एक्सीडेंट होते हैं मतलब निर्देश देने लगा रहे हैं। फुटबॉल जगत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप में बेहतरीन माने जाते हैं, वहीं उनका सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने न जाने फुटबॉल की दुनिया में कितने ही रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है वो किसी खिलाड़ी के रिकॉर्ड को नहीं बल्कि उसका झटका लगा है एक जानी मानी कंपनी को। जी हाँ, उसका नाम है कोका कोला। हुआ कुछ इस तरह कि रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने टेबल पर रखी कोका कोला की बोतल को साइड कर दिया और उसे दरकिनार करते हुए लोगों को पानी पीने की सलाह दी, जिसके बाद से लगातार कोका कोला कंपनी के शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 4 अरब रुपयों का भी उनसे नुकसान बताया जा रहा है, जो अभी ये नुकसान लगातार जारी है। आइए आपको बताते हैं रोनाल्डो ने क्या कहा और इसकी प्रतिक्रिया ने कोका कोला कंपनी ने क्या कहा। फुटबॉल जगत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नाम है। रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो ने अपने खेल के सफर में जाने कितने ही रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस बार उन्होंने करीब 4 अरब डॉलर का झटका कोका कोला कंपनी को दिया है। दरअसल रोनाल्डो फिटनेस को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और वह पहले भी कार्बोनेट पेय पदार्थों के प्रति अपनी असहजता के बारे में बता चुके हैं। उन्होंने पुर्तगाल में सोमवार को हंगरी के खिलाफ शुरुआती मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने रखी कोका कोला की कांच की 2 बोतलों को एक तरफ हटा दिया। यह वीडियो इसके बाद वायरल हो गया क्योंकि 36 साल के यूवेंटस के स्ट्राइकर ने कोका कोला के बजाय पानी की बोतल उठाया और पुर्तगाली भाषा में कहा अगवा, और ऐसा लग रहा था कि वो एरिएटेड ड्रिंक्स के बजाय पानी को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यूरो 2020 के आधारित प्रायोजकों में से एक कोका कोला के शेयर की कीमत इसके तुरंत बाद $56.10 से $55 घट गई। कोका कोला का बाजार मूल्यांकन भी $242 अरब से घटकर $238 अरब हो गया, जिसमें उसे $4 अरब का झटका लगा। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं रामगढ़ पचवारा और डीडवाना में रीको के द्वारा होगा नवीन विद्यालय भवनों का निर्माण। साथ ही उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विकास कार्यों के लगाए पंख। वहीं राजस्थान में लालसोट विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों में आ रहा है अव्वल दर्जे पर। 93.35 लाख की लागत से रामगढ़ पचवारा में राजकीय बालिका विद्यालय भवन का होगा निर्माण और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डीडवाना में 96.49 लाख की लागत से होगा नवीन भवन का निर्माण। 191.84 लाख की रामगढ़ पचवारा और डीडवाना में विद्यालय भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी। तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरी में भी चल रहा है नवीन भवन का निर्माण कार्य। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा पर मंत्री प्रसादी लाल मीणा का है मुख्य फोकस और लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा के लिए करोड़ों का बजट हुआ आवंटन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य में कथित तौर पर करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आने पर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चालू हो गया है, जिसके बाद एक बार फिर आक्रोशित विपक्ष पूरी देश में एक बार फिर प्रदर्शन करने पर उतारू है। जगह जगह पे कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन घोटाले पर कांग्रेस ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का फैसला लिया था। गुरुवार को कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की तरफ रुख भी कर रहे थे, लेकिन बीच में ग्लोबल पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 5 पदाधिकारियों को कलेक्ट्रेट में चलकर ज्ञापन सौंपने की बात कही, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और
इसे लेकर इको गार्डन भेज दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी और महानगर अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और दिलप्रीत सिंह ने नेतृत्व में लखनऊ कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं रघुपति राघव राजा राम का पाठ किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 20 मिनट तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस बल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में ले लिया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, शहर अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और दिलप्रीत सिंह सरकार पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि सीमा की सुरक्षा रात दिन करने के बावजूद भी सीमा सुरक्षा बल कोरोना काल में सामाजिक सरोकार से पीछे नहीं हट रहा है। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा करने वाले सीमा प्रहरी आज भी अपना सामाजिक सरोकार न कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। इतने दिन वो एक्शन प्रोग्राम के तहत हमेशा विद्यार्थियों एवं विद्यालयों में तथा सालनी कार्यों में विभागीय अनुसार मदद करने में पीछे नहीं हट रही थी, परंतु इस बार वर्तमान में कोरोना काल में भी दिन रात एक कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा एवं पैनी नजर रखने के बावजूद भी सीमा सुरक्षा बल अपने पुण्य कार्य से पीछे नहीं है। वर्तमान में इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइज यूज करने के बाद भी सीमा सुरक्षा बल ने कोविड-19 को लेकर पीड़ित ग्रामीणों को खाद्य सामग्री एवं ऑक्सीजन की कमी को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गडरा रोड सीमा चौकी पर उप महानिरीक्षक विनीत कुमार एवं 142 वाहिनी के कमांडेंट राजपाल सिंह द्वारा कोरोना काल में पीड़ित ग्रामीणों को खाद्य सामग्री वितरण की तथा ऑक्सीजन की कमी को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक परिवार को खाद्य सामग्री के 5 पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। आज सर ये क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ और ग्रामीणों की क्या मदद की गई? देखिए, आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और कोरोना से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। लोगों की जॉब चली गई, लोग तो जीविका उपार्जन में बहुत मुश्किल आ रही है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं और लोअर लेवल के हैं, उनको अपना परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोरोना ने सारे जो भी व्यापार हैं वो सब बंद कर दिए हैं। उसकी वजह से उनकी कमाई ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो सीमाओं की चौकसी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में हम BSF वालों ने ये बीड़ा भी उठाया है कि जो सीमा इलाके में रहने वाले लोग जिनका कुछ भी व्यवसाय नहीं है, ख़त्म हो गया है और जो बेचारे गरीबी की मार झेल रहे हैं और उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो 142 बटालियन के तत्वाधान में कमांडेंट 142 श्री राजपाल सिंह के तत्वाधान में आज यहाँ पर 60 गरीब लोगों को 1 महीने का राशन वितरित किया गया है, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पालन कर सकें। इसके अलावा सर पौधे भी दिए गए? इसके अलावा इनको पौधे भी दिए गए हैं, क्योंकि इस बटालियन का एक दूसरा एम ये भी है और हमारे सेक्टर का कि हम अपने इलाके में हरियाली को बरकरार रखें। उसके लिए इस पलटन ने अपने खुद के इंतजाम से सीड बॉल्स का प्रोडक्शन शुरू किया है, जो अभी 3 लाख से 5 लाख और आगे इनका इरादा है कि 10 लाख तक बनाएंगे। और सीमावर्ती इलाकों में इस परिवार को जहां हमने अभी राशन दिया है, उनको ये पेड़ पौधे देकर ये संदेश भी दिया है कि आप इस इलाके को हरा भरा रखें। और हम आने वाले समय में पूरे इलाके में सीमावर्ती में 1 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। Hello, good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. More than 56 lakhs doses are in the pipeline and will be received by the state and UTs within the next 3 days. The Ministry of Health and Family Welfare said the central government will provide more than 56 lakh vaccine doses to the state and union territories.
in the next 3 days, informed the Health Ministry on the Thursday. According to MOHFW, as many as 2 crores COVID-19 vaccine doses are still available with the states and UTs to be administered. More than 27 crores vaccine doses have provided to state and UTs so far through Government of India and through state government. The ministry said is an official statement of this total assumption, including wastage, is more than 25 crores. More than 2.18 crores COVID vaccine doses are still available with the states and the UTs to be administered. In order to solve the problem of polluted water coming in Rajasthan through the canals from Punjab, BJP State President Satish Punia as well as BJP MPs and MLAs and prominent leaders from Bikaner Division and border district of Delhi are on tour. These leaders will be an important meeting in the presence of Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat in afternoon. A man brutally murdered his wife Ram Kanwar and 4-year-old son Ishwar Singh in the Chanan village of Dag police station area of the district and threw the bodies of both of them in the well for disposal. After the incident, there was a sensation in the area. According to the information, Ram Kanwar, a resident of Khedi village of Pedawa police station area, was married to Gokul Singh, and a resident of Chanan village, Dag police area, who also had a 4-year-old innocent boy. For some time, there were a quarrel between the two, and due to the conflict of the house, the wife was living in her Pehar. Every day, some verbal attack is being heard between the government and the pilot camp in Rajasthan. Meanwhile, senior MLA in pilot camp Dipender Singh Shekhawat said that our fight is not a bargaining in the ministerial post and political appointments. Our fight is for the worker who fought from 2013 to 2018 and brought power to Congress. He rubbished the news of bargaining for several posts in the cabinet boards and corporation as lie. An FIR has been lodged against the girls who has accused LJP MP Prince Raj for rape. It is alleged that he has, along with his friend, had demanded 1 crore rupees from the MP. There was also a threat to make the porn videos of the MP public if the money was not received. After 2 lakhs rupees were also given to the girl by the MP, but fed up with the pressure being put on her, and the MP has lodged an FIR in regards. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 18 से 44 साल तक के लिए व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और इसी के चलते हुए प्रशासन ने गर्मी से बचने के लिए छांव और पीने के पानी की भी व्यवस्था करवा रखी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। प्रदेश में चल रहे कोरोना महामारी से बचाव हेतु जरूरी टीकाकरण अभियान में सांबर उपखंड के जैतपुरा, भोजपुरा व मलिकपुरा में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए कोविशील्ड की 500 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। फुलेरा के समीप ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के अधीन आने वाले 6 गांवों के युवाओं के लिए जैतपुरा गांव की राजकीय स्कूल में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए गुरुवार को LHV सिल्विया बेंजियम व उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ANM सुनीता डेल्डा के नेतृत्व में सरकारी गाइडलाइन का पालना करते हुए वैक्सीनेशन किया गया है। ANM डेल्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जीवन रक्षक टीकाकरण में युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथ ही पंचायत के सरपंच, BLO सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा व सहयोगी गाँव ने अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही बताया तो ये भी जा रहा है कि 500 युवाओं के वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य है। फिर भी अगर अधिक संख्या में युवा आएंगे तो और वैक्सीन की इंतज़ाम किया जाएगा। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष स्वामी द्वारा वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपके सब सेंटर पे आज 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ जी सर। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें, और आपके सेंटर पे कितने गांव आते हैं और आज कितने लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है? सर, मेरे जैतपुरा सब सेंटर के अंदर 6 गांव आते हैं। ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा लगती है और सब सेंटर जैतपुरा लगता है, और हमें डोज 500 दी गई है सर आज। और पूरे गांव में प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रखा है। सारे जो युवा भाई बहन जो भी हैं, सबका सहयोग है। सब ने पहले से तैयारी कर रखी थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब ने अपना कर रखा था, और मैंने गांव का ग्रुप बना रखा है। 257 लोग उसमें जुड़े हैं। मैंने उसके अंदर मैसेज कर दिया, सब लोगों ने उसी हिसाब से कि कोविड की गाइड पालना के अनुसार दूरी बना के रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, और सब लोगों को टीकाकरण अनिवार्य है।
और सब लोग एकदम उत्साह से सहयोग भी कर रहे हैं और टीकाकरण में भागीदारी भी कर रहे हैं। और मेरे को लग रहा है सर डोज कम पड़ेगी तो दोबारा एक कैंप और रखना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। मैं ब्रजेश्वरी देवी शर्मा ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा से, और यहाँ पर फर्स्ट डोज का टीकाकरण हो रहा है 18 से 45 वर्ष के। और मैंने प्रयास किया था 18 से 45 वर्ष की उम्र की जो भी है उनके टीकाकरण होना ज़रूरी है। और पहले 45 से 60 के टीकाकरण फर्स्ट यहाँ रखवाया था और दूसरी डोज का पंचायत स्तर पर रखवाया था। और आज मैं इतना प्रयास अच्छा प्रयास करके ये 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण करवाया है। और अगर कम 500 डोज से ज़्यादा होगी तो अच्छी प्रयास और करूँगी कि पंचायत स्तर पर और एक दूसरा कैंप रखें। और वैक्सीनेशन के लिए जो युवा वर्ग आया हुआ है उसके लिए पंचायत स्तर पे क्या क्या सुविधाएं दी गई उन लोगों को? युवा वर्गों के लिए मैं भाई मास्क और 2 गज दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी है और पानी की व्यवस्था रखी है। युवा लोग भी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सहयोग है उनका भी हमारे लिए। और 2 गज दूरी भी रख रहे हैं और मास्क भी सब लोग लगा के आ रहे हैं और सैनिटाइजर भी। धन्यवाद। राजस्थान ने कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य बना है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत राजस्थान में एक नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में आज दोपहर कुल 2 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें पहले की डोज दोनों शामिल हैं। पुराने देश में 2 करोड़ या उसमें ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाने के मामले में अब राजस्थान चौथा राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ही ऐसे राज्य 2 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। कोविन डैशबोर्ड के जरिए डेटा के मुताबिक राजस्थान में दोपहर 4 बजे तक 2 करोड़ 33 हजार से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ 66 लाख 74 हजार से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है और इन्हीं में से करीब 33 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। वैक्सीन लगवाने के मामले में बुजुर्ग युवाओं में से आगे हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो 45-60 के ग्रुप में 60 लाख, वहीं 60 प्लस के एज ग्रुप में 57% और 18 से 44 एज ग्रुप में 46.1 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। कल करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब इस जंग में जहां एक तरफ क्रिकेट टीम के आक्रामक कप्तान कहे जाने वाले विराट कोहली होंगे तो वहीं उनका सामना कूल कप्तानी के लिए फेमस यानी केन विलियमसन के साथ होगा। अब देखना यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह क्या अपनी शानदार कप्तानी के बदौलत वो कोई और खिताब अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का दबाव विराट कोहली पर जरूर होगा, क्योंकि सर्वोत्तम बल्लेबाज होने के अलावा, बेहतरीन कप्तानी के अलावा उनके पास कोई ऐसा खास खिताब अब तक मौजूद नहीं है। तो कल का टेस्ट मैच अपने आप में विराट कोहली के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या वो इस टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम करके अपने नाम एक शानदार रिकॉर्ड फिर से बना पाएंगे? आइए देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर प्लेइंग 11 में कौन खिलाड़ियों के खेलने की संभावना है और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्हें प्लेइंग 15 में शामिल किया गया है। करोड़ों प्रशंसकों की अपेक्षाओं के साथ भारतीय टीम पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया था। इस टीम में विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, रिद्धिमान साहा, उमेश यादव और हनुमा विहारी का नाम शामिल है। इंग्लैंड दौरे पर अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को अंतिम 15 में जगह नहीं मिली है। वहीं टीम इंडिया ने 15 खिलाड़ियों की इस टीम को चुनकर एक पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। असली चुनौती अब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की प्लेइंग 11 चुनने की है। बीसीसीआई ने जिन 15 खिलाड़ियों का चयन किया वह उन्हें पिछले 2 सालों से टीम इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी मेहनत की है और अपने दिन पर हर एक खिलाड़ी मैच विजेता साबित हो सकता है। ऐसे में अब इससे फ्लाइंग
प्लेइंग 11 में चुने जाना और किसे बाहर बिठाए, विराट कोहली के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। टीम के सलामी बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी क्रम को साफ दिख रहा है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल को टीम इंडिया, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज लेकर मैदान पर उतरेगी। इसके साथ साफ होता है कि हनुमा विहारी और रिद्धिमान शाह का बाहर बैठना तय है। लेकिन बड़ी समस्या गेंदबाजी क्रम चुनने की है। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बयान दिया कि साउथम्पटन में पिछले दिनों भीषण गर्मी पड़ी है और ऐसे में पिच सूखी होगी और स्पिनरों की मदद करेगी, लिहाजा अश्विन और जाडेजा दोनों खेल सकते हैं। अगर कोहली इन दोनों स्पिनर्स को लेकर उतरती है तो कोहली 3 तेज गेंदबाजों की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इस दौरान ही कोहली की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी समेत ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज हैं। इस 5 में से किन्हीं 3 गेंदबाजों को चुनना विराट के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। आइए हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में बड़ी घटना सामने आई है। टिकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी को जबरन जला दिया गया। मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आग लगाने का आरोपी जातीय टिप्पणी करता नजर आ रहा है। उसके बाद उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। घटना बहादुरगढ़ बाईपास के स्थित गांव कसार के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 3 बजे किसान आंदोलन में शामिल गांव कसार के ही मुकेश नाम के एक व्यक्ति को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटों उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में गांव कसार निवासी मदन लाल जगदीश का पुत्र बताया जा रहा है कि मुकेश बुधवार शाम लगभग 5 बजे घर से घूमने के लिए निकला था, जो किसान आंदोलनकारियों के पास पहुंच गया। रोहतक बिजली निगम में तैनात पानीपत निवासी जैन की कोरोना से मौत। 1 महीने के बाद उसकी संपत्ति के लिए 2 महिलाएं एक्सीएन को अपने पति बता रही हैं। वर्तमान में साथ रह रही पत्नी ने एसपी को शिकायत की और कहा कि पूर्व पत्नी ने उनके मकान बंद ताला तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। बाद में मकान पर अलग अपना ताला लगा दिया। एसपी के आदेश पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने महिला, उसकी 2 बेटी व बच्चों को 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के पानीपत जिला अध्यक्ष पर एक और केस दर्ज किया गया। प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने जिला अध्यक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले भाकियू जिलाध्यक्ष पर इन जनप्रतिनिधियों को धमकी देने और वीडियो वायरल का रोष फैलाने का केस दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उद्घाटन के साथ पानीपत की मीडिया सेंटर जंग का अखाड़ा बन गया। कच्चा कैंप पर पूरेवाल कॉलोनी निवासी सौरभ शर्मा ने बताया कि वो वर्तमान में चंडीगढ़ में पत्रकार के रूप में कार्यरत है। वह पानीपत में भी 10 साल पत्रकारिता कर चुके हैं। वह अन्य पत्रकारों के साथ 15 जून को मीडिया सेंटर में मीटिंग कर रहा था। तभी भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष सुधीर चाकड़ अपने साथियों के साथ वहां आया और खुद का यूट्यूब चैनल होने की बात कहते हुए जिला अध्यक्ष ने अपनी बैठक करने और मीडिया सेंटर के यूनियन सेंटर में तब्दील करने की बात कही। उत्तराखंड के रास्ते 13 जून को मानसून हरियाणा में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद मानसून कमजोर पड़ा और मौसम विभाग भविष्यवाणी के अनुसार पूरे प्रदेश को कवर नहीं कर पाएगा। हालांकि पानीपत में बीते 3 दिनों से बादल छाए और हवा चलने के साथ लोगों को तपती गर्मी, उमस और लू से राहत मिली है। गुरुवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश के आसार जताए हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झज्जर में भाजपा कार्यालय में नींव उखाड़ने वालों के घरों पर हो रही पुलिस की छापेमारी से टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के सीधे निशाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आ गए हैं। किसानों का कहना है कि धनखड़ के कारण ही किसानों के घर छापेमारी की जा रही है। बुधवार को किसानों ने जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर किसानों के घरों पर पुलिस भेजने के लिए सीधे रूप से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को ही जिम्मेदार बताया। झज्जर में किसानों के खिलाफ किए जा रहे मामले दर्ज को लेकर टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि यदि झज्जर में किसानों को गिरफ्तार किया गया तो टिकरी बॉर्डर के हजारों किसान भी गिरफ्तारी देंगे। झज्जर की घटना को लेकर बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर भी माहौल गर्म रहा। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने हुंकार भरते हुए दावा किया कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी किसानों की गिरफ्तारी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज के हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19।
खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर बांदीकुई नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने वार्ड नंबर 30 में गंदे पानी व बदबूदार पानी से लोगों को राहत मिलाई है। नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने दिलाई वार्ड वासियों को समस्या से मुक्ति। जी हां, बांदीकुई नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में प्रेम नगर व कोर्ट के पीछे बदबूदार व गंदे पानी के हो रही पेयजल सप्लाई की समस्या का निवारण पुरानी जर्जर पाइपलाइन को पलटकर जलदाय सब विभाग द्वारा अंबेडकर सर्किल पर नई पाइपलाइन डालकर किया गया है। वार्ड के लोगों ने इसके लिए नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा व जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया है। और इसी मौके पर वेद प्रकाश सैनी, राधा कृष्ण मीना, गोविंद मीना, घनश्याम झलानी, विजय कावड़िया, तरुण सोनी, EN जलदाय विभाग, घनश्याम फिटर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वह इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां चिराग पासवान के नेतृत्व से बगावत करने वाले 5 सांसदों की मौजूदगी में सूरज भान के घर पर LJP कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को निर्विरोध रूप से LJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार LJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की औपचारिक रूप से घोषणा LJP कार्यालय में आज शाम 5 बजे की जाएगी। वहीं खबर बांसवाड़ा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, गढ़ी क्षेत्र में प्रतापगढ़ ACP की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ACP ने रिश्वत के मामले में फरार सरपंच पति को गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच पति हरिलाल मकवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं 15,000 रुपए की रिश्वत के मामले में फरार चल रहा था सरपंच पति। वहीं प्रतापगढ़ ACP ADSP गोवर्धन लाल ने गिरफ्तारी की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। चोमू में उदयपुरिया गांव में पेयजल की किल्लत, जलदाय विभाग में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग में नहीं आ रहा पानी, भीषण गर्मी में पेयजल सप्लाई से लोग हैं परेशान। कनिष्ठ लेखाकार की तबादला सूची का इंतजार लंबे समय से स्वीकृति के लिए लंबित है CM के पास। करीब 3 महीने पहले प्रमुख सचिव वित्त ने भेजी थी सूची। पुलिस अभियोजन के विभिन्न पदों पर तबादला सूची निकाल चुकी है। ऐसे में कनिष्ठ लेखाकारों को CM ने स्वीकृति का इंतजार। IG सत्यवीर सिंह ले रहे हैं क्राइम मीटिंग। संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक मौजूद। IG चैम्बर में आयोजित हो रही है बैठक। अपराध पर लगाम लगाने के लिए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा। गौ हत्यारों को किया गया गाय का वध, सूचना पर कामा थाना पुलिस पहुंची। मौके पर घटनास्थल पर मिले कटे हुए गौवंश के अवशेष सबूत मिटाने के लिए गौ हत्यारों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही जितवा दिया खेत। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है गौ हत्यारों की तहकीकात। राम मंदिर के लिए जमीन खरीद पर उठे विवाद को लेकर मुंबई में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े। शिवसेना नेता संजय रावत के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन हुआ। हिंडौन में योजनाओं के नाम पर करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं मिल रहा पानी। 3 दिन में पेयजल आपूर्ति की सुधार नहीं होने पर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन की चेतावनी। लोगों ने प्रदर्शन पर जलदाय विभाग हिंडौन के अभियंताओं को खरी खोटी सुनाई। करनाल में नाड़ी में पैर फिसलने से 2 डूब के मासूमों की मौत हो गई। नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह दोनों के शव पानी में तैरते हुए मिले। रात से परिजन तलाश कर रहे थे। ईदगाह में मस्जिद में चोरी करने वाले नकबजन गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। बिलाल फारूक और मोहसिन ने को किया गिरफ्तार। गलता गेट पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। मदार अंडरपास में पानी भरने पर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। बारिश से पहले समाधान करने की रखी प्रशासन से मांग। अंडरपास में पैदल निकलना है सभी के लिए मुश्किल। पानी कीचड़ होने से सब ले जाने में भी होती है समस्या। बारिश के बाद पानी निकालना भी होगा मुश्किल। 3 शहर में आज खुलेंगे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। सहेलियों की बाड़ी, फूलों की घाटी और बागोर की हवेली में आज होगी पर्यटकों की एंट्री। साफ सफाई और अन्य कार्य के चलते कल नहीं खुल पाए थे पर्यटन स्थल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बल्कि सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं, पूरे देश के अंदर लगातार पैकेट बंद चीजों को लेकर के विवाद चल रहा है कि 95.6% चीजें ऐसी हैं
जो पैकेट बंद चीजें ऐसी हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और इसी को लेकर के कल एक बैठक भी की गई थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 28 लोग उस बैठक के अंदर मौजूद थे, लेकिन उन 28 में से 22 प्रतिनिधि कंपनियों के मौजूद थे और उन सभी ने इस पर विचार विमर्श भी किया है। और विचार विमर्श करने के बाद में इस पर फैसला ये लिया जा सकता है कि अब पैकेट बंद चीजों के ऊपर चेतावनी दे दी जाए, क्योंकि कुछ पैकेट बंद चीजें ऐसी हैं जिसमें नमक और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है और लेकिन वो पैकेट के ऊपर लिखी हुई नहीं होती है, इसलिए अब चेतावनी जारी करना जरूरी बताया गया है। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और उसके बीच में अभी दोबारा से 12 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव की मंशा लगाई जा रही है। जी हाँ, 12 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव करवाने की बात चल रही है और इससे पहले आप सभी को बता दूं कि इसके ऊपर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने इसका विरोध किया था और इसका निशाना बनाया था कि कोरोना काल के दौरान चुनाव नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अब आखिर क्या हो रहा है, उन्हीं के ही प्रदेश राजस्थान के अंदर वो खुद ही 12 जिलों के अंदर पंचायत चुनाव करा रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किए गए थे, तब भी यह उपचुनाव के दौरान ही कोरोना वायरस अधिक फैलता हुआ नजर आया था और उसके बाद में एक बार फिर इसकी लहर रफ्तार पकड़ती हुई नजर आई थी। तो इस बार अगर सावधानी रखनी है तो इन पंचायत चुनाव को शायद नहीं करवाना जाना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि प्रदेश के अंदर कोरोना का टीकाकरण अब लगभग 2 करोड़ के पार हो चुका है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर 2 करोड़ के पार अब टीकाकरण हो चुका है और इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी ये 3 प्रदेशों के बाद में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर 2 करोड़ के पार टीकाकरण हो चुका है और राजस्थान चौथा राज्य अब टीकाकरण में बन चुका है जिसने 2 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि प्रदेश के अंदर जैसे ये अनलॉक में थोड़ी सी छूट दी गई है, वैसे ही वापस से केसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया ही था कि अब 12 जिलों में पंचायती चुनाव भी होने हैं और वहीं इस बार फिर एक बार कोरोना के खतरा मंडरा रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 280 नए मामले राजस्थान के अंदर सामने आए हैं और पिछले दिन के मुकाबले में यह 108 केस ज्यादा है और वहीं 9 लोगों ने कल कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। और इसी के साथ साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसमें कभी आंकड़ा 50 से ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, कल भी आंकड़ा 50 से ऊपर ही रहा और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 58 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल जयपुर के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। तो अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं क्राइम को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आईजी सत्यवीर सिंह ले रहे हैं क्राइम की मीटिंग। तो वहीं संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक इसमें मौजूद हैं। साथ ही साथ आईजी चैम्बर में आयोजित हो रही है बैठक, तो अपराध पर लगाम लगाने के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर में आ रहे गंदे पानी को लेकर के बैठक की जा रही है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर में आ रहे गंदे पानी को लेकर बैठक जारी है। भाजपा नेता बलवीर सिंह, संतोष बावरी, बिहारी लाल, सुमित गोधरा और रामलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संग होगी बैठक और आज दोपहर 3 बजे जल शक्ति मंत्रालय में बैठक की जाएगी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं बांदीकुई की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि खंडेलवाल वैश्य समाज समिति द्वारा उप जिला कलेक्टर बांदीकुई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन पूरा मामला नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके ले जाने का बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ ये मामला कह रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट से। खंडेलवाल वैश्य समाज समिति द्वारा उप जिला कलेक्टर बांदीकुई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया। समिति के अध्यक्ष संतोष बड़ाया ने ज्ञापन में बताया कि भांडारेज निवासी
मिथिलेश गुप्ता की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री मीनल गुप्ता को स्थानीय ग्राम निवासी दीपक कुमार शर्मा 23 तारीख की रात को बहला फुसलाकर भगा ले गया। उस समय मिथिलेश के छोटे भाई ने उठकर देखा और आवाज़ लगाई। हड़बड़ी में दीपक का मोबाइल वहां गिर गया। ज्ञापन में बताया कि दीपक अपराधी प्रवृत्ति का है। मीनल गुप्ता को उससे खतरा है और 23 तारीख को थाना सदर दौसा में अपराध धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, किंतु आज दिनांक तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं जिससे जिले भर के खंडेलवाल समाज में रोष भी व्याप्त है। मुख्यमंत्री से आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने व मीनल गुप्ता को बरामद कर परिजन और परिवारजनों को सुपुर्द किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश काट, समिति के मंत्री रामगोपाल बिवाल, संगठन मंत्री सत्यनारायण शाहरा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अशोक काट, कर्मचारी क्लब के राधा मोहन गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। कुचामन सिटी थाने में दर्ज एक मुकदमे को लेकर के पूरे प्रदेश भर में चर्चा चल रही है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि कुचामन सिटी थाने में दर्ज एक मुकदमे की पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है। 29 मई को टोल ठेकेदार की तरफ से यह मुकदमा दर्ज हुआ था। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं पर दर्ज कराया है मुकदमा। तो वहीं किसान नेताओं पर गले से नकदी निकालने की आरोप लगाया गया। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने मुकदमे को झूठा बताते हुए ऐलान भी किया है और 18 जून को किसान नेता करेंगे कुचामन थाने का घेराव। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कर्नल देवानंद गुर्जर ने 1971 युद्ध स्थल की देखरेख में कमी का मुद्दा उठाया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कमी उसमें रह गई थी। गलवान दिवस की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोरोना की हिदायतों का पालन करते हुए टीम हमारा भारत ने जयपुर स्थित 1971 युद्ध स्थल पर गलवान के बलवानों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंटरनेशनल गुर्जर महासभा अध्यक्ष, पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजहंस प्रदेश उपाध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर, मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन राजस्थान जसबीर सिंह एवं वरिष्ठ अतिथि के रूप में राज कुलदीप रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम में पधारे अतिथि प्रमुख नागरिकगण, युवा, महिलाएं एवं एनसीसी के कैडेट्स द्वारा शहीद दिवस पर पुष्प अर्पित किए गए एवं गलवान के वीर पुत्रों को आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। वीर पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया। हमारा भारत महिला अध्यक्ष एनसीसी निशा निसैन ने बताया कि इस कार्यक्रम को उनकी टीम द्वारा आयोजन करवाने का सौभाग्य मिला है और प्रदेश एवं देश के युवाओं तक देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहने की प्रेरणा स्रोत रहेगा। महिला अध्यक्ष ने बताया कि देश का हर युवा गलवान के वीरों से प्रेरणा स्रोता मानता है एवं उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय तक पहुंचाएगा। उन्होंने भारत की सरकार को नागरिकों की सेना में महिलाओं को भर्ती खोलने के लिए आभार भी जताया है। कर्नल गुर्जर ने पुष्प अर्पित करने के उपरांत अपनी बात रखते हुए बताया कि गलवान युद्ध में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जवानों द्वारा अदम्य साहस के परिचय के कारण देश का दुनिया में गौरव बढ़ा एवं चीन को हार का मुंह देखना पड़ा था। देश उनके बलिदान को सदियों तक याद रखेगा एवं बलिदान इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कर्नल गुर्जर ने 1971 के स्वर्ण जयंती वर्ष होने के बावजूद जयपुर स्थित 1971 युद्ध स्थल की देखरेख में कमी और जर्जर हालत पर चिंता जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जयपुर महापौर से आग्रह भी किया है कि इसका संज्ञान लें और सैनिकों के सम्मान को बरकरार करें, क्योंकि ये स्थल जयपुर कमिश्नरेट के साथ होने के कारण जयपुर कमिश्नर द्वारा गोद लिए जाने का सुझाव दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि अगर सरकार देखभाल नहीं कर सकती तो सेना के हवाले कर दिया जाए, लेकिन इस तरह सैनिकों के सम्मान को कम नहीं करना चाहिए।
जसबीर सिंह पूर्व चेयरमैन ने गलवान घाटी में युद्ध के दौरान सैनिकों के बलिदान को दुनिया में सबसे बड़ा बहादुरी का कार्य बताया है। उन्होंने भारत के सैनिकों दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और यही कारण है कि देश आज उन्नति के पथ पर चल रहा है। और कार्यक्रम के दौरान लगातार भारत माँ के जयकारों से पूरा इलाका माहौल राष्ट्रीय भक्ति भाव से गूंज उठा। प्रवीण शेखावत अध्यक्ष हमारा भारत, राज कुलदीप जी, पूजा शेखावत, देवेंद्र पारेख, मेघा भाटी, पराकेश, रणवीर चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति एवं युवा नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक वर्ष पूरा हुआ है। हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान और दूसरे रेजिमेंट्स के 20 जवान जिस दिन पिछले साल 15 देना चाहूँगा। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा इन बच्चों को। आप इन जो यूनिफॉर्म में बच्चे खड़े हैं एनसीसी के, मुझे आज खुशी है कि इस एनसीसी जिसके अंदर मैं कभी ग्रुप कमांडर था, डायरेक्टर था दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और इसमें मेरी भागीदारी तब मैं सोचा करता था कि ये इतना जोर क्यों देते हैं। आज मुझे पता लगा कि जो सरकार ने, जिन लोगों ने ये एनसीसी को जोर दिया था वो इसलिए दिया था, वो आज नज़र आया है। आप देखिए आज गलवान दिवस है और गलवान दिवस मतलब पिछले बार इस तारीख के दिन हमारे 20 जैसे जसबीर जी भाई साहब ने बताया किस प्रकार बिहार रेजिमेंट 16 बिहार के कर्नल बाबू की टीम ने किस प्रकार चीन के करीब 150 सैनिकों की गर्दन निचोड़ कर बदला लिया था। और वो जब हमारी धरती पे आने का प्रयास किया था उनको वहाँ से खदेड़ा। उसके बावजूद भी आज भारत, मैं मानता हूँ कोरोना से जूझ रहा, हम सब कोरोना के दौर में हैं, पर जो देश अपने वीर पुत्रों का सम्मान नहीं करता, उनकी याद में दीपक नहीं जला सकता, उनकी याद में पुष्प नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ उस देश का भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता। पर क्योंकि आज मुझे उम्मीद है भारत का भविष्य सुनहरा, वो इसलिए कि ये युवा इस जैसे बच्चे और जसलूस कर रहे हैं। जी देखिए, नमस्कार सभी को। मेरा नाम निशा सेन, कैडेट 1 राज गर्ल्स PNP, मैं कैडेट हूँ। और क्योंकि आज हम जानते हैं 16 जून 2021 जिसे हम गलवान दिवस के नाम से भी जानते हैं, और आज ही के दिन जिस तरीके से सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, थैंक यू सो मच सर, जिस तरीके से चाइना हमारे अंदर घुस के आ गया था। मुझे लग रहा है यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश भाषा। हूँ कि आज हमारा देश मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है, और आज हमारे युवा और हमारी सेना तो सदैव ही मजबूत रही है, उनके बारे में कुछ कहना नहीं। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस तरीके से वो बदलाव कर रहे हैं, हमने देखा CDS नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से कितना बड़ा बदलाव हुआ। हमने देखा वुमेन्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले ज़माने में और ऐसे बदलाव होंगे और ज़रूर होंगे, और मैं प्रतीक्षा करती हूँ। थैंक यू। आप ये बताएं, आप महिला हैं, तीनों आज इस दिवस पे इस हमारा भारत टीम से जुड़ी हैं, आपके दोस्त ये सारे, आप युवा ने प्रोग्राम किया और हम सबको याद किया आपने। आप भारतीय सेना के जो हमारे जवान जो डटे हुए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरे युवा आपके साथ है, हमारा प्यार सदैव आपके साथ है। वही खबर जयपुर से, जहां कांग्रेस के एक विधायक पूर्व मंत्री की बसपा में जाने की चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि राजस्थान में BSP के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। फिलहाल यह विधायक है पायलट कैंप में। बसपा से पहले ये विधायक रह चुके हैं। वर्तमान सियासी घमासान में ये अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि पायलट कैंप के एक विधायक के BSP में शामिल होने की चर्चा आ रही है। वही खबर जयपुर से, जहां सरकार समर्थक विधायकों के बड़े बोलों पर किरोड़ी लाल मीणा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि महादेव सिंह खंडेरा बोले थे गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गहलोत। इससे पहले भी इस तरह के बयान आ चुके हैं, जहां इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का बयान आया था। उसके बाद इंदिरा गांधी का हास्य सभी ने देखा। 2013 में भी गहलोत को जादूगर कहा गया था। उसके बाद मात्र 21 सीटें आई थी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में केवल मिनी बस की सवारी के लायक रह गई थी कांग्रेस। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां शराब ठेकेदारों को मिली राहत। मासिक गारंटी कंपोजिट फीस में छूट की कर रहे थे मांग। 1 जून से 7 जून तक मासिक गारंटी और बेसिक लाइसेंस फीस में 30% की छूट मिली है। 8 जून के बाद वीकेंड कर्फ्यू रहने की अवधि में 15% की छूट। मासिक गारंटी और बेसिक लाइसेंस फीस में भी 15% की छूट दी गई है। वहीं आप सभी को बता दूं कि सीमा की सुरक्षा रात दिन करने के बावजूद भी सीमा सुरक्षा बल कोरोना काल में सामाजिक सरोकार से पीछे नहीं हट रहा है। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा करने वाले सीमा प्रहरी
आज भी अपना सामाजिक सरोकार न कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। इतने दिन वो एक्शन प्रोग्राम के तहत हमेशा विद्यार्थियों एवं विद्यालयों में तथा सालनी कार्यों में विभागीय अनुसार मदद करने में पीछे नहीं हट रही थी, परंतु इस बार वर्तमान में कोरोना काल में भी दिन रात एक कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा एवं पैनी नजर रखने के बावजूद भी सीमा सुरक्षा बल अपने पुण्य कार्य से पीछे नहीं है। वर्तमान में इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइज यूज करने के बाद भी सीमा सुरक्षा बल ने कोविड-19 को लेकर पीड़ित ग्रामीणों को खाद्य सामग्री एवं ऑक्सीजन की कमी को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गडरा रोड सीमा चौकी पर उप महानिरीक्षक विनीत कुमार एवं 142 वाहिनी के कमांडेंट राजपाल सिंह द्वारा कोरोना काल में पीड़ित ग्रामीणों को खाद्य सामग्री वितरण की तथा ऑक्सीजन की कमी को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर प्रत्येक परिवार को खाद्य सामग्री के 5 पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ग्रामीण उपस्थित रहे। आज सर ये क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ और ग्रामीणों की क्या मदद की गई? देखिए, आज पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और कोरोना से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। लोगों की जॉब चली गई, लोग तो जीविका उपार्जन में बहुत मुश्किल आ रही है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं और लोअर लेवल के हैं, उनको अपना परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोरोना ने सारे जो भी व्यापार हैं वो सब बंद कर दिए हैं। उसकी वजह से उनकी कमाई ख़त्म हो गई है तकरीबन। तो सीमाओं की चौकसी जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में हम BSF वालों ने ये बीड़ा भी उठाया है कि जो सीमा इलाके में रहने वाले लोग जिनका कुछ भी व्यवसाय नहीं है, ख़त्म हो गया है, और जो बेचारे गरीबी की मार झेल रहे हैं और उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो 142 बटालियन के तत्वाधान में कमांडेंट 142 श्री राजपाल सिंह के तत्वाधान में आज यहाँ पर 60 गरीब लोगों को 1 महीने का राशन वितरित किया गया है, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पालन कर सकें। इसके अलावा सर पौधे भी दिए गए? इसके अलावा इनको पौधे भी दिए गए हैं, क्योंकि इस बटालियन का एक दूसरा एम ये भी है और हमारे सेक्टर का कि हम अपने इलाके में हरियाली को बरकरार रखें। उसके लिए इस पलटन ने अपने खुद के इंतजाम से सीड बॉल्स का प्रोडक्शन शुरू किया है, जो अभी 3 लाख से 5 लाख और आगे इनका इरादा है कि 10 लाख तक बनाएंगे। और सीमावर्ती इलाकों में इस परिवार को जहां हमने अभी राशन दिया है, उनको ये पेड़ पौधे देकर ये संदेश भी दिया है कि आप इस इलाके को हरा भरा रखें। और हम आने वाले समय में पूरे इलाके में सीमावर्ती में 1 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। Hello, good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. More than 56 lakhs doses are in the pipeline and will be received by the state and UTs within the next 3 days. The Ministry of Health and Family Welfare said the central government will provide more than 56 lakh vaccine doses to the state and union territories in the next 3 days, informed the Health Ministry on the Thursday. According to MOHFW, as many as 2 crores COVID-19 vaccine doses are still available with the states and UTs to be administered. More than 27 crores vaccine doses have provided to state and UTs so far through Government of India and through state government. The ministry said is an official statement of this total assumption, including wastage, is more than 25 crores. More than 2.18 crores COVID vaccine doses are still available with the states and the UTs to be administered. In order to solve the problem of polluted water coming in Rajasthan through the canals from Punjab, BJP State President Satish Punia as well as BJP MPs and MLAs and prominent leaders from Bikaner Division and border district of Delhi are on tour. These leaders will be an important meeting in the presence of Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat in afternoon. A man brutally murdered his wife Ram Kanwar and 4-year-old son Ishwar Singh in the Chanan village of Dag police station area of the district and threw the bodies of both of them in the well for disposal. After the incident, there was a sensation in the area. According to the information, Ram Kanwar, a resident of Khedi village of Pedhawa,
police station area was married to Gokul Singh, a resident of Chanan village, Dak police area, who also had a 4-year-old innocent boy. For some time, there were a quarrel between the two, and due to the conflict of the house, the wife was living in her Pihar. Every day, some verbal attack is being heard between the government and the pilot camp in Rajasthan. Meanwhile, senior MLA in pilot camp Dipinder Singh Shekhawat said that our fight is not a bargaining in the ministerial post and political appointments. Our fight is for the worker who fought from 2013 to 2018 and brought power to Congress. He rubbished the news of bargaining for several posts in the cabinet boards and corporation as lie. An FIR has been lodged against the girls who has accused LJP MP Prince Raj for rape. It is alleged that he has, along with his friend, had demanded 1 crore rupees from the MP. There was also a threat to make the porn videos of the MP public if the money was not received. After 2 lakhs rupees were also given to the girl by the MP, but fed up with the pressure being put on her, and the MP has lodged an FIR in regards. That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर फुलेरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 18 से 44 साल तक के लिए व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और इसी के चलते हुए प्रशासन ने गर्मी से बचने के लिए छांव और पीने के पानी की भी व्यवस्था करवा रखी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। प्रदेश में चल रहे कोरोना महामारी से बचाव हेतु जरूरी टीकाकरण अभियान में सांबर उपखंड के जैतपुरा, भोजपुरा व मलिकपुरा में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए कोविशील्ड की 500 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। फुलेरा के समीप ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा के अधीन आने वाले 6 गांवों के युवाओं के लिए जैतपुरा गांव की राजकीय स्कूल में 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए गुरुवार को LHV सिल्विया बेंजियम व उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ANM सुनीता डेल्डा के नेतृत्व में सरकारी गाइडलाइन का पालना करते हुए वैक्सीनेशन किया गया है। ANM डेल्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जीवन रक्षक टीकाकरण में युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथ ही पंचायत के सरपंच, BLO सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा व सहयोगी गाँव ने अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही बताया तो ये भी जा रहा है कि 500 युवाओं के वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य है। फिर भी अगर अधिक संख्या में युवा आएंगे तो और वैक्सीन की इंतज़ाम किया जाएगा। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता संतोष स्वामी द्वारा वैक्सीनेशन में लगे कर्मचारियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम आपके सब सेंटर पे आज 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ जी सर। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें, और आपके सेंटर पे कितने गांव आते हैं और आज कितने लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है? सर मेरे जैतपुरा सब सेंटर के अंदर 6 गांव आते हैं। ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा लगती है और सब सेंटर जैतपुरा लगता है, और हमें डोज 500 दी गई है सर आज। और पूरे गांव में प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रखा है। सारे जो युवा भाई बहन जो भी हैं सबका सहयोग है। सब ने पहले से तैयारी कर रखी थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब ने अपना कर रखा था, और मैंने गांव का ग्रुप बना रखा है। 257 लोग उसमें जुड़े हैं। मैंने उसके अंदर मैसेज कर दिया, सब लोगों ने उसी हिसाब से कि कोविड की गाइड पालना के अनुसार दूरी बना के रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, और सब लोगों को टीकाकरण अनिवार्य है। और सब लोग एकदम उत्साह से सहयोग भी कर रहे हैं और टीकाकरण में भागीदारी भी कर रहे हैं। और मेरे को लग रहा है सर डोज कम पड़ेगी तो दोबारा एक कैंप और रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं ब्रजेश्वरी देवी शर्मा, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा से, और यहाँ पर फर्स्ट डोज का टीकाकरण हो रहा है 18 से 45 वर्ष के। और मैंने प्रयास किया कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के जो भी है उनके टीकाकरण होना ज़रूरी है। और पहले 45 से 60 के टीकाकरण फर्स्ट यहाँ रखवाया था, और दूसरी डोज का पंचायत स्तर पर रखवाया था। और आज मैं इतना प्रयास अच्छा प्रयास करके ये 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण करवाया है। और अगर कम 500 डोज से ज़्यादा होगी तो अच्छी प्रयास और करूँगी कि पंचायत स्तर पर और एक दूसरा कैंप रखें। और वैक्सीनेशन के लिए जो युवा वर्ग आया हुआ है उसके लिए पंचायत स्तर पे क्या क्या सुविधाएं दी गई उन लोगों को? युवा वर्गों के लिए मैं भाई मास्क और 2 गज दूरी
2 गज दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी है और पानी की व्यवस्था रखी है। युवा लोग भी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सहयोग है उनका भी हमारे लिए। और 2 गज दूरी भी रख रहे हैं और मास्क भी सब लोग लगा के आ रहे हैं और सैनिटाइजर भी। धन्यवाद। राजस्थान ने कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य बना है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत राजस्थान में एक नया रिकॉर्ड बना है। राज्य में आज दोपहर कुल 2 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें पहले की डोज दोनों शामिल हैं। पुराने देश में 2 करोड़ या उसमें ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाने के मामले में अब राजस्थान चौथा राज्य बन गया। इससे पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ही ऐसे राज्य 2 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। कोविन डैशबोर्ड के जरिए डेटा के मुताबिक राजस्थान में दोपहर 4 बजे तक 2 करोड़ 33 हजार से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 1 करोड़ 66 लाख 74 हजार से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है और इन्हीं में से करीब 33 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। वैक्सीन लगवाने के मामले में बुजुर्ग युवाओं में से आगे हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो 45-60 के ग्रुप में 60 लाख, वहीं 60 प्लस के एज ग्रुप में 57% और 18 से 44 एज ग्रुप में 46.11 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। कल करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के साथ भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की पहली टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अब इस जंग में जहां एक तरफ क्रिकेट टीम के आक्रामक कप्तान कहे जाने वाले विराट कोहली होंगे, तो वहीं उनका सामना कूल कप्तानी के लिए फेमस यानी केन विलियमसन के साथ होगा। अब देखना यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह क्या अपनी शानदार कप्तानी के बदौलत वो कोई और खिताब अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि इस बात का दबाव विराट कोहली पर जरूर होगा, क्योंकि सर्वोत्तम बल्लेबाज होने के अलावा, बेहतरीन कप्तानी के अलावा उनके पास कोई ऐसा खास खिताब अब तक मौजूद नहीं है। तो कल का टेस्ट मैच अपने आप में विराट कोहली के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या वो इस टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम करके अपने नाम एक शानदार रिकॉर्ड फिर से बना पाएंगे? आइए देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर प्लेइंग 11 में कौन खिलाड़ियों के खेलने की संभावना है और वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्हें प्लेइंग 15 में शामिल किया गया है। करोड़ों प्रशंसकों की अपेक्षाओं के साथ भारतीय टीम पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने मंगलवार को 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया था। इस टीम में विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, रिद्धिमान साहा, उमेश यादव और हनुमा विहारी का नाम शामिल है। इंग्लैंड दौरे पर अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को अंतिम 15 में जगह नहीं मिली है। वहीं टीम इंडिया ने 15 खिलाड़ियों की इस टीम को चुनकर एक पड़ाव तो पार कर लिया, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। असली चुनौती अब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की प्लेइंग 11 चुनने की है। बीसीसीआई ने जिन 15 खिलाड़ियों का चयन किया वह उन्हें पिछले 2 सालों से टीम इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफी मेहनत की है और अपने दिन पर हर एक खिलाड़ी मैच विजेता साबित हो सकता है। ऐसे में अब इससे प्लेइंग 11 में चुने जाना और किसे बाहर बिठाए विराट कोहली के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। टीम के सलामी बल्लेबाज के साथ बल्लेबाजी क्रम को साफ दिख रहा है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल को टीम इंडिया, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज लेकर मैदान पर उतरेगी। इसके साथ साफ होता है कि हनुमा विहारी और रिद्धिमान साहा का बाहर बैठना तय है। लेकिन बड़ी समस्या गेंदबाजी क्रम चुनने की है। हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बयान दिया कि साउथम्पटन में पिछले दिनों भीषण गर्मी पड़ी है और ऐसे में पिच सूखी होगी और स्पिनरों की मदद करेगी, लिहाजा अश्विन और जाडेजा दोनों खेल सकते हैं। अगर कोहली इन दोनों स्पिनर्स को लेकर उतरती है तो कोहली 3 तेज गेंदबाजों की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। इस दौरान ही कोहली की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी समेत ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज हैं। इस 5 में से किन्हीं 3 गेंदबाजों को चुनना विराट के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। आइए हरियाणा की अब तक की बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं।
कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में बड़ी घटना सामने आई है। टिकरी स्थित हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी को जबरन जला दिया गया। मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आग लगाने का आरोपी जातीय टिप्पणी करता नजर आ रहा है। उसके बाद उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। घटना बहादुरगढ़ बाईपास के स्थित गांव कसार के पास की है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 3 बजे किसान आंदोलन में शामिल गांव कसार के ही मुकेश नाम के एक व्यक्ति को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ घंटों उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में गांव कसार निवासी मदन लाल जगदीश का पुत्र बताया जा रहा है कि मुकेश बुधवार शाम लगभग 5 बजे घर से घूमने के लिए निकला था, जो किसान आंदोलनकारियों के पास पहुंच गया। रोहतक बिजली निगम में तैनात पानीपत निवासी जैन की कोरोना से मौत। 1 महीने के बाद उसकी संपत्ति के लिए 2 महिलाएं एक्सीएन को अपने पति बता रही हैं। वर्तमान में साथ रह रही पत्नी ने एसपी को शिकायत की और कहा कि पूर्व पत्नी ने उनके मकान बंद ताला तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। बाद में मकान पर अलग अपना ताला लगा दिया। एसपी के आदेश पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने महिला, उसकी 2 बेटी व बच्चों को 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के पानीपत जिला अध्यक्ष पर एक और केस दर्ज किया गया। प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने जिला अध्यक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले भाकियू जिला अध्यक्ष पर इन जनप्रतिनिधियों को धमकी देने और वीडियो वायरल का रोष फैलाने का केस दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उद्घाटन के साथ पानीपत की मीडिया सेंटर जंग का अखाड़ा बन गया। कच्चा कैंप पर पूरेवाल कॉलोनी निवासी सौरभ शर्मा ने बताया कि वो वर्तमान में चंडीगढ़ में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। वह पानीपत में भी 10 साल पत्रकारिता कर चुके हैं। वह अन्य पत्रकारों के साथ 15 जून को मीडिया सेंटर में मीटिंग कर रहा था। तभी भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष सुधीर चाकड़ अपने साथियों के साथ वहां आया और खुद का यूट्यूब चैनल होने की बात कहते हुए जिला अध्यक्ष ने अपनी बैठक करने और मीडिया सेंटर के यूनियन सेंटर में तब्दील करने की बात कही। उत्तराखंड के रास्ते 13 जून को मानसून हरियाणा में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद मानसून कमजोर पड़ा और मौसम विभाग भविष्यवाणी के अनुसार पूरे प्रदेश को कवर नहीं कर पाएगा। हालांकि पानीपत में बीते 3 दिनों से बादल छाए और हवा चलने के साथ लोगों को तपती गर्मी, उमस और लू से राहत मिली है। गुरुवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश के आसार जताए हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झज्जर में भाजपा कार्यालय में नींव उखाड़ने वालों के घरों पर हो रही पुलिस की छापेमारी से टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के सीधे निशाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आ गए हैं। किसानों का कहना है कि धनखड़ के कारण ही किसानों के घर छापेमारी की जा रही है। बुधवार को किसानों ने जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर किसानों के घरों पर पुलिस भेजने के लिए सीधे रूप से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को ही जिम्मेदार बताया। झज्जर में किसानों के खिलाफ किए जा रहे मामले दर्ज को लेकर टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि यदि झज्जर में किसानों को गिरफ्तार किया गया तो टिकरी बॉर्डर के हजारों किसान भी गिरफ्तारी देंगे। झज्जर की घटना को लेकर बुधवार को टिकरी बॉर्डर पर भी माहौल गर्म रहा। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने हुंकार भरते हुए दावा किया कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी किसानों की गिरफ्तारी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज के हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर बांदीकुई से सामने आ रही है, जहां पर बांदीकुई नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने वार्ड नंबर 30 में गंदे पानी व बदबूदार पानी से लोगों को राहत मिलाई है। नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा ने दिलाई वार्ड वासियों को समस्या से मुक्ति। जी हां, बांदीकुई नगर पालिका के वार्ड नंबर 30 में प्रेम नगर व कोर्ट के पीछे बदबूदार व गंदे पानी के हो रही पेयजल सप्लाई की समस्या का निवारण पुरानी जर्जर पाइपलाइन को पलटकर जलदाय सब विभाग द्वारा अंबेडकर सर्किल पर नई पाइपलाइन डालकर किया गया है। वार्ड के लोगों ने इसके लिए नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा व जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया है। और इसी मौके पर वेद प्रकाश सैनी, राधा कृष्ण मीना, गोविंद मीना, घनश्याम झलानी, विजय कावड़िया, तरुण सोनी, एएन जलदाय विभाग, घनश्याम फिटर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां चिराग पासवान के नेतृत्व से बगावत करने वाले 5 सांसदों की मौजूदगी में सूरज भान के घर पर एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को निर्विरोध रूप से एलजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की औपचारिक रूप से घोषणा एलजेपी कार्यालय में आज शाम 5 बजे की जाएगी। वहीं खबर बांसवाड़ा से सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं, गढ़ी क्षेत्र में प्रतापगढ़ एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने रिश्वत के मामले में फरार सरपंच पति को गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच पति हरिलाल मकवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं 15,000 रुपए की रिश्वत के मामले में फरार चल रहा था सरपंच पति। वहीं प्रतापगढ़ एसीबी एडीएसपी गोवर्धन लाल ने गिरफ्तारी की। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कांग्रेस की कोरोना टूलकिट केस को लेकर उठे विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार उसकी ओर से 31 मई को ट्विटर इंडिया के प्रमुख से इस संबंध में पूछताछ भी की गई थी। इस बात की पुष्टि स्पेशल सेल के सीनियर अफसर ने की। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलोर में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी से पूछताछ की है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। मुकाबला टेस्ट टीम का नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच में है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। हालांकि फॉर्मेट को लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर CNN न्यूज़ और पूर्व भारतीय कप्तान और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से बात की गई। उन्होंने भारतीय टीम के संभावित प्लेइंग 11, इंडिया के कंडीशन और टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट पर तफसील से अपनी राय भी जाहिर की है। भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को थोड़ी बहुत आलोचनाओं से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रहाणे कभी भी इस बात से परेशान नहीं हुए कि लोग उनके खेल के बारे में क्या सोचते हैं। पहले कुछ वर्षों में उनकी फॉर्म में उतार चढ़ाव बना रहा और इसके बावजूद वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2 सालों के 17 मैचों में 1095 रन बनाकर टीम के शीर्ष स्कोरर रहे और टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ WCC फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। गर्भवती और प्रसूता महिलाएं कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में पहली लहर की तुलना में अधिक प्रभावित हुई और इस साल इस श्रेणी में लक्षण वाले मामले तथा संक्रमण से मृत्यु की दर भी अपेक्षाकृत अधिक है। ICMR के एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने बुधवार को कहा कि भारत में महामारी की पहली लहर 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 तक और दूसरी लहर 1 फरवरी 2021 से 14 मई तक के दौरान गर्भवती और शिशुओं को जन्म देने वाली महिलाओं से संबंधित संक्रमण के मामले की तुलना की गई। कोरोना की तेजी से बदलते वेरिएंट को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन ने कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को एक बार फिर कम कर दिया और भारत से भी इस अंतर को कम करने को कहा है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के गैप को कम करने के लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।